बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात के साथ मैं हूँ इकबाल जंजुआ और तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला सबको आसानियाँ पैदा करे और आसानियाँ बांटने की तौफीक और हिम्मत दे। नाज़रीन, आप लोगों के साथ भी इस तरह से तजर्बात हुए होंगे, लेकिन अक्सर इस तरह की कहानियाँ, स्टोरीज़ और हक़ाइक़ सामने आते हैं। ये जो बैरून मुल्क भेजने वाले एजेंट हैं, ये बड़ी खूबसूरती से पहले एडवर्टाइज़ करते हैं कि हमारे पास इतने वीज़े हैं, और उसके बाद फिर वो जब लोग उनके पास आते हैं गाहक, तो वो हर शख्स से पैसे लेना शुरू करते हैं। कहीं 70,000 से शुरू करते हैं, 1 लाख से शुरू करते हैं, 2 लाख से शुरू करते हैं। उनके पास वीज़े नहीं भी होंगे तब भी वो कहेंगे कि जी हमारे पास 15, 20, 30 वीज़े हैं, बस ये अगला ट्रिप हमसे जाएगा। वो जब लोगों से पैसे लेते हैं, एक शख्स 1 लाख रुपया जमा करवाता है और उसे 2-3 महीने का टाइम दिया जाता है। 2-3 महीने गुज़रते हैं तो वो मज़ीद आगे टालता है और कहता है जी कि कोई प्रॉब्लम आ गया और इतने पैसे और चाहिए। वो जो बाहर जाने का ख्वाहिशमंद शख्स होता है, उसे पता होता है कि मैंने 1 लाख रुपये जमा करवाया और शायद कि ये डूब जाए। वो किसी न किसी तरह करके 10-15 हज़ार और जमा करवाता है। 2-4 महीने गुज़रते हैं तो फिर वो इसी तरह से कहते हैं जी कि अभी ये प्रॉब्लम हो गया, महंगाई होगी, फ़लाँ हो गया, आपने इतने पैसे और देने हैं। अब वो जो बाहर जाने का ख्वाहिशमंद शख्स, वो फिर सोचता है और उसे कभी कहता है कि मैं नहीं दूंगा। वो कहता नहीं देगा तो तुम्हारे पैसे भी ज़ाया होंगे, वीज़ा ज़ाया होगा, नौकरी से भी जाएगा। वो इस लालच में कि वो पहले पैसे न ज़ाया हों, वो 10-15 हज़ार और दे देता है। करते करते एक बाहर भेजने वाला जो एजेंट होता है, उसके पास एक शख्स के 5-6 लाख फंस जाते हैं। और जब कहानी खुलती है तो पता चलता है कि उसके पास वीज़ा नहीं होता, उसने झूठ बोला होता है, फ्रॉड किया होता है और उस बेस पे लोगों से उसने पैसे लिए होते हैं। अब जो पैसे देने वाले होते हैं वो असल में थोड़ी सी अमाउंट पहले देते हैं, उसके बाद फिर वो उसको बचाने के लिए और देते हैं, फिर उसको बचाने के लिए और देते हैं। हमारे साथ बदकिस्मती से अगर हम देखें तो इस वक्त पाकिस्तान के साथ जो IMF है, उससे हम यही कुछ कर रहा है। IMF ने पाकिस्तान को कर्ज़े देने थे, लेकिन वो कर्ज़े देने के लिए उसकी कुछ शराइत थी, जो शराइत पहले मानी नहीं गई और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने उनको देने से रोक दिया। रजीम चेंज हुआ, नई हुकूमत आई, मुसल्लत की गई, सिलेक्टेड और हैंडलर्स ने उनको ये लाने के बाद इख्तियार दिया कि आप जो चाहे कर लें, हम आपके पीछे हैं और आपने IMF से कर्ज़े लेने हैं। IMF ने इन पे शर्तें रखी पाकिस्तान के ऊपर कि जी आप पेट्रोल की कीमत इतनी करें, महंगाई इतनी करें, फ़लाँ चीज़ इतनी बेचें, टैक्स इतना लगाएं और इस तरह से हमारी मर्ज़ी के मुताबिक आप मुल्क के अंदर कवानीन या जो पॉलिसीज़ हैं वो इस तरह से बनाएं, आवाम की जो सहूलतों के ख़िलाफ़ हों सारी, तो हम आपको ये किस्त या ये पैसे देंगे। वो कर्ज़ा ही है। पाकिस्तान की हुकूमत ने इन सारी चीज़ों को मुश्किल फ़ैसलों का नाम दिया और उसने ये करने शुरू कर दिए। यानी पेट्रोल की कीमत हद से ज़्यादा हो गई, डीज़ल महंगा हो गया, आटा, दाल, चीनी, चावल, घी, पत्ती, खाने पीने की जितनी अशिया थी वो सारी इंसान की, आम आदमी की, एक मज़दूर और एक तनख्वाहदार शख्स की पहुंच से दूर हो गई। इसके साथ फिर भी वो नहीं माना। अभी IMF ने कोई किस्त नहीं दी, कोई कर्ज़ा नहीं दिया, कोई साइन नहीं किया। उसने फिर से शर्तें लगाई मौजूदा जो मुसल्लत हुकूमत है उस पर कि जी आपने ये जो महंगाई है ये इसको इस लेवल पे लेके जाना है। आपने जो मज़ीद मुल्क के अंदर गवर्नेंस है वो इस तरह से चलानी है, आपकी जो कवानीन हैं वो इस तरह से होने चाहिए, तब हम देंगे। अब ये जो मुसल्लत शुदा हुकूमत है ये बिल्कुल सेम उसी बाहर जाने वाले शख्स की तरफ फंसी हुई है। ये सोच रही है कि अगर हम विड्रा होते हैं, हम ये कहते हैं जी कि इलेक्शन करवाए जाए और हम नहीं ये चला सकते हुकूमत, तो उनके लिए बहुत बड़ा मसला है। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप कर जाएगी, दूसरा ये कि अवाम उनके ख़िलाफ़ हो जाएगी, हैंडलर्स भी बदनाम होंगे जो हो रहे हैं और वो इनको किसी न किसी तरह से उस तरह से फिर सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। इनकी सियासत वैसे भी दफन हुई है, लेकिन ये जो पूरी
कुंबा है, ये जो पूरी टीम है 12-13 जमातों की, इनकी सियासत रई से जो कसर है वो भी दफन हो जाती है। फिर ये आगे बढ़ते हैं, एक और मुश्किल कदम उठाते हैं, लोड शेडिंग करते हैं, बिजली की कीमतों में इजाफ़ा करते हैं, आवाम सड़कों पे आती है, इनके लिए जीना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये उस बचाव के लिए जिसका इन्होंने मुश्किल फ़ैसले नाम दिया होता है, उन मुश्किल फ़ैसलों को मज़ीद मुश्किल करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए ये कुछ और इस तरह से इक़दाम करते हैं और वो इनके लिए फंसते जाते हैं। असल जो कहानी है वो ये है कि IMF इनको कर्ज़ा नहीं देगा, इस तरह की आसान शर्तों पर नहीं देगा। IMF इनको गिरते उस जगह पे लेके आएगा जहाँ पर ये कहेंगे कि भाई मैं अपने घर का सारा सामान बेचता हूँ, मुझे बाहर भेज दो, बस मैं बहुत हो गया, मैंने अपने बीवी बच्चों के ज़ेवर शेवर सारे बेच दिए और अब बहुत हो गई। ये IMF पाकिस्तान को, इस मौजूदा हुकूमत को, इन हैंडलर्स को वहाँ तक लाएगा और वहाँ पहुँचाकर फिर इनके साथ उसने क्या शर्तें करनी हैं, ये वही हैं जो ज़ुबान ज़द-ए-आम हैं, जो सब जानते हैं, जो हैंडलर भी जानते हैं, जो ये मुसल्लत शुदा लोग भी जानते हैं। और क्या अफसोस की बात है कि ये जो मौजूदा हुकूमत है, जो शहबाज शरीफ हैं, ये तो बिल्कुल ही इन्होंने तो जिसे कहते हैं कि अपने जुल्मत की इंतहा कर दी, लालच की और मुल्क दुश्मनी की जो आखिरी हद थी वो भी क्रॉस कर दी और अवाम दुश्मन पॉलिसीज़ जो है ये बना रहे हैं। किसके लिए? अपनी ज़ात के लिए और अपने आप को बचाने के लिए। अभी इन्होंने जो उसका नैब का जो हशर किया है, जो रई से कसर थी वो भी ख़त्म कर दी। और इस हद तक मैं हैरान हूँ कि ये जो हमारी अदालतें हैं, ये जो हमारे हैंडलर्स हैं, इनको ये भी नहीं नज़र आता कि इन्होंने अब ये कहा जी कि करप्शन के केसेस जो रई से थे वो भी जिस जगह से रिपोर्ट होंगे वहीं केस किए जाएगा, क्योंकि जरदारी के और उनकी जो बहन है, उसका क्या नाम है, फरियाल तारपुर, उन सब के केस सिंध में हैं और ये उठा के इस्लामाबाद से सिंध में चले जाएंगे और सिंध कोई माई का लाल फिर इनके ख़िलाफ़ केस कर नहीं सकता, तारीख पे जा नहीं सकता, कोई वकील इनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा नहीं सकता। इसी तरह फिर साबित करने के लिए भी ज़रूरत नहीं है। तो ये बजाय इस तरह से करने के हैंडलर्स और ये अदालतें मिलके एक ही दफ़ा कह दें कि जी ठीक है जी, आपका क्लीन वाश, जी आपको हम चिट देते हैं कि आपके कोई केस नहीं है, नए सिरे से कमाओ खाओ और नए सिरे से करप्शन करो। ये यहाँ तक पहुँच चुका है सारा मामला। ये क्यों है? ये यही है। इसके बाद ये सब कुछ करते करते इस मुल्क को वहाँ तक पहुँचाएंगे, इस अवाम को वहाँ तक ला के छोड़ेंगे जहाँ से उसका टर्न होना बहुत मुश्किल होगा, जहाँ तक यानी यहाँ से वापसी ना मुल्क की होगी ना अवाम की होगी। तारीख़ अगर लिखी जाएगी या कोई मौरख़ अगर लिखेगा तो मैं ये कहता हूँ कि इनको मीर सादिक और मीर जाफ़र ने इनको गद्दार और गद्दार वतन लिखेगा, क्योंकि इन्होंने इस वक्त मुल्क की वो हालत कर दी है कि जहाँ पे कोई दुश्मन भी नहीं कर सकता या किसी बम गिराने की ज़रूरत नहीं है। ये पीपल्स पार्टी हो गई, ये नून लीग हो गया, ये हैंडलर्स हो गए, ये ताकतें हो गई, ये मीडिया हो गया, ख़ास करके जियो और जियो के साथ साथ समाज जो अभी इन्होंने अलीम खान ने ख़रीदा है, इनका तो काम ही ये है कि मुल्क दुश्मन पॉलिसियों को फ़रोग़ दिया जाए, बयानिए को प्रमोट किया जाए और ऐसे ऐसे प्रोपेगेंडे और ऐसे ऐसे बयानिए दिए जाएं कि आम आदमी जो एक दफ़ा इनकी बात सुनता है वो सोचता है कि बस बाकी सब गलत है, सिर्फ़ एक शहबाज शरीफ और जियो सही है। इतना गलत बयानिया ये जो बड़े लिफाफा हैं ये इस मुल्क में प्रमोट करते हैं, लेकिन कभी न कभी इनसे इनकी कलम का भी हिसाब होगा, इनकी ज़ुबान का भी हिसाब होगा। और मैं तो ये कहता हूँ कि वो वक्त दूर नहीं है जब इस मुल्क के जो लोग हैं, जो अवाम है, वो हकीकत को समझेगी और इनको फिर घसीट कर फ्रांस की तरह उनके मलकाओं की तरफ बाहर लाएगी और इनसे हिसाब लेगी। फिर वो वक्त होगा कि ये ज़मीन इनको जगह नहीं देगी। जिस तरह से मौजूदा दौर में बहुत से ऐसे हमारे माजी के हुक्मरान हैं कि जिनको वाकई पाकिस्तान की धरती अब जगह नहीं दे रही, वो दूसरे मुल्कों में सड़ रहे हैं, दूसरे मुल्कों में तड़प रहे हैं और वो नाम पाकिस्तान का लेते हैं लेकिन हैं वो वहाँ पे, और इसी तरह इनके साथ भी होगा। ये IMF की उम्मीद पे जो रई से हमारी कसर है वो ये बिल्कुल हैंडलर पूरा कर रहे हैं। और साथ साथ जो इस वक्त कुंबा है हुकूमत का,
یہ صرف اپنے کیس ختم کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے اکاؤنٹ جو انہوں نے خرچ کیا ہوا ہے وہ بھرنے کے بعد IMF کو اس کی شرطیں ماننے کے بعد میں انہیں پتہ ہے کہ ہم رہیں نہ رہیں، حالت ایسی ہے، جتنا ہو سکتا ہے لوٹو، جتنا ہو سکتا ہے کھاؤ، یہ سارا کچھ چل رہا ہے۔ اللہ اس ملک پہ رحم کرے، اللہ ہم سب پہ رحم کرے۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیے گا۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔